राधे राधे। जिंदगी का सफर चैनल में आपका स्वागत है। 70 वर्षीय सरिता जी पूरा एक दिन और एक रात ट्रेन की सफर में गुजारते हुए आज वह अपने निश्चित स्थान यानी मुंबई तक पहुंच चुकी थी। सरिता जी ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी। मुंबई का कल्याण स्टेशन आने वाला था। सरिता जी ने अपने बेटे को फोन लगाया, बेटा शुभम, कल्याण स्टेशन आने वाला है, तुम मुझे स्टेशन पर ही लेने आ जाना। ठीक है माँ, तुम ऐसा करना कि उसी ट्रेन के डिब्बे में बैठे रहना। मुझे पता है कि तुम किस डिब्बे में हो और मैं तुम्हें आकर ट्रेन के डिब्बे से ही ले लूंगा। तुम प्लेटफॉर्म में उतर कर कहीं खो ना जाओ। और हाँ माँ, तुम अपना सामान लेकर उतरने की कोशिश मत करना। मुझे पता है कि तुम्हारा सामान भी भारी होगा। अरे हाँ बेटा, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन माँ, बेटा तुम जल्दी आ जाना, नहीं तो यह ट्रेन वापस चल दी। शुभम ने समझाते हुए बोला, अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रेन आने से पहले ही मैं वहां पर आके खड़ा हो जाऊंगा। अब माँ के मन में संतुष्टि थी। ट्रेन कुछ आधे घंटे तक चली कि कल्याण स्टेशन आ गया। कल्याण स्टेशन पर आते ही लोग अपना अपना सारा सामान ट्रेन के गेट पर ला लिए। सबको बहुत जल्दी थी उतरने की और सरिता जी अपनी ही सीट पर बैठी अपने सामानों को देख रही थी। ट्रेन खड़ी हो गई। ट्रेन में बैठे हुए लोग उतरने लगी। सरिता जी अपने बेटे शुभम को फोन लगाती हैं, लेकिन शुभम फोन नहीं उठा रहा था। सरिता जी मन ही मन घबरा गई। क्या हुआ, कहीं शुभम ट्रैफिक में तो नहीं फंस गया, यह ट्रेन वापस ना चल दे। फिर सरिता जी यह सोचकर अपना जो 3 बैग लाई थी वह सब उठाकर वह भी गेट के पास लाना चाहती थी, लेकिन उनके तीनों बैग इतने भारी थे कि उनसे हिल भी नहीं रहे थे। वहां से चढ़ते वक्त तो गांव के पड़ोसियों ने उनकी मदद कर दी थी और वह ट्रेन में बैठा दिए थे, इसीलिए उन्हें सामान उतारने चढ़ाने में परेशानी नहीं हुई थी। सरिता जी जैसे ही अपना सामान खींचकर सरकाने लगी, तभी किसी ने उनके पैर में हाथ रखा। तो सरिता जी ऊपर उठकर देखी तो उनका बेटा शुभम खड़ा था। सरिता जी अचानक से बोल पड़ी, फोन क्यों नहीं उठा रहा था शुभम? मुझे लगा कि तू ट्रैफिक में फंस गया होगा, इसीलिए मैं खुद ही उतरने की कोशिश कर रही थी। हाँ माँ, मुझे पता है कि तुम इतने सामानों के साथ उतरने की कोशिश जरूर ही कर रही हो। फिर शुभम ने जैसे ही सामान उठाया तो वह सामान इतने भारी थे कि बोल पड़ा, माँ, लगता है पूरा गांव भर का सामान लेकर आई हो। अरे नहीं बेटा, बस इसमें कुछ अचार मसाले यही तो हैं। शुभम किसी तरह से खींचकर सामान ट्रेन से बाहर उतारा और कुली को आवाज देने लगा। कुली उनका सामान उठाया और बोला, भैया इसके 300 रुपए होंगे। सरिता जी 300 रुपए सुनकर मुंह में हाथ रख, अरे 300 रुपए, इतना ज्यादा? अरे 300 रुपए कम होते हैं क्या? कुली ने बताया, माँ जी, मैं यहाँ अपना कोई रेट नहीं चला रहा हूँ। आपको पता है आप प्लेटफॉर्म नंबर 6 में हो और सबसे लास्ट में हो। गेट तक निकलने में कितना समय जाएगा? और यह सरकारी पैसे नियमित पहले से किए गए हैं। माँ को इस तरह से मोल भाव करता हुआ देख शुभम हंस पड़ा। उसे अपने गांव मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव की याद आ गई। जब माँ गांव में रहा करती थी, सब्जियां लेने शुभम को लेकर जाती तो वह शुभम के सामने ही कोई सब्जी 25 रुपए किलो होती तो उसे कम करवा करवा के माँ उसे 15-17 रुपए देने की कोशिश करती थी। वही बात याद आ गई और उसे हंसी आ गई। वह बोला, माँ, यहाँ नहीं चलेगा, कोई कम नहीं होगा पैसा। चलो, यह सब पहले से ही नियमित है, फिक्स है कि किस स्टेशन से किस प्लेटफॉर्म से कहाँ तक का पैसा कितना देना लेना होता है। अब माँ पीछे पीछे अपने बेटे की चल दी। जैसे ही बाहर आई तो बेटे की कार खड़ी थी। कुली ने कार तक सामान ले जाकर रखवा दिया। माँ कार में पीछे बैठी, शुभम कार चलाने लगा। रास्ते में इतनी भीड़ थी। माँ ने कहा, अरे शुभम, तू तो कहता था कि मुंबई शहर में लोग चलते नहीं दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो तेरी कार चींटियों की रफ्तार में चल रही है। इसका मतलब तू मुझे सब गलत बताता रहा। नहीं माँ,
यहाँ अभी इतनी ट्रैफिक है, इसीलिए कार नहीं जा पा रही है। माँ ने फिर से कहा, अरे इतना तो हम लोग चल के चले जाते। कब से 1 ही घंटे हो गया। तेरी कार एक ही जगह है, सरक भी नहीं रही है। माँ की बातें सुनकर शुभम को तो हंसी आ रही थी, लेकिन माँ को गर्मी और धूप से बहुत बेचैनी हो रही थी। शुभम ने एक बोतल से पानी जो सामने रखा हुआ था अपनी माँ को देते हुए बोला, माँ तुम पानी पियो और आराम से बैठ जाओ। अभी देखना 20 मिनट में मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। माँ ने चिढ़ते हुए कहा, अरे तू कितना झूठ बोलता है शुभम। अभी 20 मिनट में 1 घंटे तो हो गए स्टेशन से निकले और 20 मिनट में कैसे पहुंच जाएंगे। माँ ये थोड़ा सा ट्रैफिक निकलेगा तो फिर आगे सब ठीक ही है। अब करीब आधे घंटे के बाद शुभम माँ को लेकर घर पहुंच चुका था। इधर घर पहुंचते ही माँ ने देखा कि कितनी बड़ी बिल्डिंग है, तो शुभम से पूछी, शुभम यह इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कितने माले में तू रहता है? शुभम ने बताया, हम तो 7वें माले पर रहते हैं माँ। माँ बोलने लगी, बेटा 7वें माले पर मुझसे कैसे चढ़ा जाएगा? अरे तू नीचे अपना घर नहीं ले सकता था? माँ तुम चिंता क्यों करती हो, लिफ्ट है ना, तुम्हें चलना ही नहीं पड़ेगा, एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ना पड़ेगा। तब तो ठीक है। माँ ने यह कहकर मुस्कुरा दिया। अब शुभम अपनी माँ को लिफ्ट में चढ़ाया और सारे सामान के साथ अपने घर के सामने उतरा और सरका कर फ्लैट के अंदर सामान ले गया। जैसे कि शुभम की पत्नी कल्पना इंतजार ही कर रही थी। माँ को देखते ही पैर छुई और माँ से गले मिली। अपनी बहू को पाकर आज सरिता जी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। शुभम सामान सरकाते हुए ही बोला, माँ यह तुम्हारी बहू है ना, 2 दिनों से तुम्हारे लिए तैयारी कर रही है। माँ जी आएंगी तो मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। तुम्हारे लिए 2 दिन से तुम्हारा कमरा तैयार कर रही है, तुम्हारी जरूरत की चीजें ला ला के रख रही है। मुझसे 2 दिन से ढंग से बात भी नहीं किया और यहाँ तक कि जरूरत के लिए मुझे सिर्फ बाहर ले जाती। अरे चलो, यह सामान माँ के लिए लाना भूल गई हूँ। तो सरिता जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेहमान थोड़ी ना। तो जो तुम इतना 2 दिनों से परेशान थी। तो शुभम ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, मैंने भी इसे यही कहा था कि मेरी माँ आ रही है, कोई प्रधानमंत्री थोड़ी ना। माँ ने उसकी तरफ देखा और कल्पना उसकी तरफ देखते हुए बोली, देखो माँ ये कैसे बोल रहे हैं, माँ तो घर की प्रधानमंत्री ही हुई ना। बस अब सब लोग हंसने लगे थे। फिर कल्पना ने कहा, माँ आप थक तो बहुत गई होंगी, आप पहले जाकर नहा लीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। सरिता जी अंदर बाथरूम में जाकर नहाई और कल्पना ने उन्हें एक नई साड़ी लाकर दी। माँ जी यह पहनिए, अभी आप अपना सामान मत खोलिए, मैं आपके लिए सब कुछ लाकर रखी हूँ। फिर उन्हें बाथरूम के बाहर ये चप्पल रख दिया। माँ जी यहाँ आपकी बाहर चप्पल रखी है, आप नहा धोकर यह चप्पल पहन लीजिए। सरिता जी का तो बड़े अच्छे से उनकी बहू स्वागत की। जब सरिता जी नहा धोकर बाहर आई, सोफे में बैठी, तो कल्पना उनके लिए नाश्ता और चाय लेकर आई। सरिता जी ने थोड़ा चाय नाश्ता किया और वहीं बैठी तो कल्पना ने कहा, माँ जी मुझे पता है आप इतना 2 दिनों से सफर करके आई हैं, आप थक गई होंगी, इसीलिए आप चल के अपने कमरे में आराम कर लीजिए। सरिता जी घर में चारों तरफ देखने लगी तो कल्पना ने पूछा, माँ अच्छा नहीं लग रहा है क्या ये घर? हाँ माँ, थोड़ा गांव के घर से तो छोटा, लेकिन माँ शहर में इसे ही बड़ा मानते हैं। सरिता जी ने चारों तरफ घूमते हुए देखा। 2 BHK का फ्लैट था, 2 डबल रूम था और एक हॉल, एक किचन। सरिता जी ने कहा, ठीक है, गांव के घर से बड़ा तो नहीं है, लेकिन काफी बड़े बड़े कमरे हैं, साफ सुथरा है और अच्छा भी लग रहा है। और इससे बड़ी बात यह है बहू कि तुमने बहुत अच्छे से घर को सजाया है। अब कल्पना के मुंह पर मुस्कान आ गई थी अपनी सास के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर। अरे माँ जी, आपसे अच्छा थोड़ी ना कर सकती हूँ, बस थोड़ा सा कोशिश की हूँ। सरिता जी ने कहा, नहीं बेटा, कोशिश नहीं, तुम बहुत अच्छा की हो। फिर कल्पना बोली, आइए माँ जी, मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ।
तो सरिता जी कल्पना के साथ आई और एक बेडरूम दिखाते हुए सरिता जी को उसके अंदर कल्पना ने आराम करने को कहा। सरिता जी ने देखा कि एक बेडरूम को कितने अच्छे से सजाया गया था। नए पर्दे थे, नया बेडशीट था, नया तकिया कवर, सब कुछ नया। टेबल, सारी चीजें अच्छे से बिल्कुल सजाकर रख दी गई थी। कमरा मनमोहक लग रहा था। सरिता जी को बहुत अच्छा लगा। सरिता जी अपने बेड में जैसे ही आराम करने के लिए बैठी तो वह सोचने लगी कि आज मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह बिल्कुल विपरीत है। एक समय था कि जब मेरे जीवन में कितना दर्दनाक समय था। सरिता जी की बहू कल्पना तो किचन में खाना बनाने चली गई, लेकिन सरिता जी पुराने ख्यालों में खो गई। जब वह शादी करके ससुराल गई थी तो उनके ससुराल वालों ने उन्हें कितना प्रताड़ित किया था। उनके जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं आया हो कि जब वह सुकून से जी हों। एक दिन था और आज का दिन है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कभी उनका बेटा अपने पैरों में खड़ा होकर क्या अपनी जिंदगी बसा पाएगा, अपना गुजर बसर अच्छे से कर पाएगा। लेकिन आज बेटे की गृहस्थी देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन को याद करके जब उनका यही शुभम पेट में था, तब उनके पति और उनके सास ने उनके साथ क्या-क्या किया था। वह कहती रही कि मैं पेट से हूँ, मेरे साथ इतना अत्याचार मत करो, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा। लेकिन ना तो उनका पति सुना और ना उनकी सास। एक तो उनका ससुर ही था जो उनके बारे में कुछ सोचता। उस घर में एक ससुर ही अच्छा इंसान था जो इस अत्याचार को रोकता। लेकिन बेचारा बुढ़ा अकेला क्या कर पाता। सरिता जी सोच-सोच के और रोने लगी थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी अचानक से दरवाजे पर ठप की आवाज आई। सरिता जी देखी कि बहू सामने खड़ी थी। अरे कल्पना आओ, क्या सोच रही हो? माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आखिर आप क्या सोचकर रो रही हैं? यहाँ आकर अच्छा नहीं लग रहा क्या? आपको दुख लग रहा है? गाँव की याद आ रही है क्या? नहीं, नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कुछ तो बात है माँ जी, तभी तो आपकी आँखों में आँसू आ गए। मेरी सेवा में कोई कमी हो गई क्या? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। तुमने तो बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा है। और बहू, तुम मेरी बहू कम, मेरी बेटी ज़्यादा हो। इस बात के लिए तुम कभी भी मत सोचना कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचूँगी। मेरे जीवन में है ही क्या? मेरा एक अकेला शुभम बेटा ही तो है, जिसके लिए आज तक मैं जिंदा हूँ। और तुम्हारे आने पर तो हमारी खुशियाँ और भी चौगुनी हो गई हैं। यह सुनकर कल्पना को भी अच्छा लगा। उसने कहा, माँ जी, आप चिंता मत कीजिए और ना ही दुखी होइए। चलिए, खाना लग गया है, खाना खा लेते हैं। सरिता जी अपने कमरे से बाहर आई तो देखी घर में शुभम नहीं था। सरिता जी ने पूछा, बहू, शुभम कहाँ चला गया है? तो कल्पना ने बताया, शुभम तो 2 घंटे पहले ही बाहर चले गए। उन्हें फोन आया था, कुछ जरूरी काम था उनके ऑफिस का। वह तो आपको लेने के लिए ही ऑफिस से चले आए थे। 2 घंटे? क्या मैं अपने कमरे में 2 घंटे बैठी रह गई? हाँ माँ जी, 2 घंटे तो हो गए, ज्यादा ही हो गया है। मैंने खाना भी बना दिया है। सरिता जी सोचने लगी कि मैं पिछली गमों में इतना खो गई थी कि समय कब निकल गया मुझे याद ही नहीं रहा। तो सरिता जी ने कहा, थोड़ा और रुक जाते हैं बहू, शुभम को भी आ जाने दो, फिर साथ में खाना खाएंगे। कल्पना ने बहुत कहा, माँ जी, आप सफर करके आई हैं, थक गई होंगी। 2 दिनों से आपने रास्ते में क्या खाया क्या नहीं, इसीलिए आप खा लीजिए और जब सुबह हम आएंगे तो उनके साथ में खाना खा लूंगी। नहीं बहू, कोई काम हो तो चलो तुम्हारे साथ में करवा लेती हूँ, लेकिन अभी रुक जाओ, अभी तो थोड़ा टाइम पहले नाश्ता किया था। कल्पना ने कहा, बाजी कोई काम नहीं है, बस आप आराम कीजिए, खाना खा लीजिए। काम तो बस यूं ही मैं रोज ही करती थी, तो आज आपके आने से कौन सा ज्यादा काम बढ़ गया है? काम उतना ही है, मैं कर लूंगी, आप काम की चिंता बिल्कुल मत कीजिए।
बस बैठिए यहीं पर, अभी शुभम आते होंगे, अगर आप नहीं खा रही हैं, तो सब साथ में ही खा लेंगे। फिर सरिता जी कहने लगी, काम खत्म हो गया हो बहू, तो तुम भी मेरे पास ही बैठ जाओ, बाकी का काम साथ में मिलकर कर लेंगे। कल्पना वहीं बैठ गई और माँ जी से हाल चाल पूछने लगी। और बताइए माँ जी, गांव में कैसा था सब कुछ, आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? तो सरिता जी ने कहा, बहू अभी तो ठीक ही लग रहा है, और फिर जहाँ अपने होते हैं वहाँ उस स्थान से कोई वास्ता नहीं, स्थान शब्द अच्छा ही लगता है, बस घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। यह बात तो ठीक है माँ जी, आप ठीक ही कह रही हैं। यदि घर का माहौल खुशनुमा होता है तो पूरा शहर खुशनुमा लगता है। शहर हो या गांव, घर का माहौल अच्छा होना चाहिए। फिर कल्पना अपने आस पड़ोस की बातें बताने लगी। माँ जी, मेरे मोहल्ले में भी सब कुछ ठीक है। आपको पता है, यहाँ पर एक दुर्गा मंदिर है, तो हम लोग मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। माँ जी, मैं आपको भी लेकर चलूंगी। मंदिर का बहुत बड़ा प्रांगण है, यहाँ पर कई बिल्डिंगों से, एरिया से, दूर दूर से आपकी उम्र की, हमारे उम्र की, हर एज की औरतें आती हैं। बहुत टाइम तक बैठकर कुछ तो माला करती हैं, कुछ जप करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, कुछ तो वहां पर आकर ऐसे ही खाली टाइम में बैठा भी करती हैं। तो मैं भी आपको लेकर चलूंगी। सरिता जी ने कहा, हाँ बहू, यह तो बहुत अच्छी बात है। यदि माता जी का मंदिर है और वहां पर सब आते हैं भक्त लोग, तो मुझे भी जाना ही चाहिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ऐसे धार्मिक स्थानों पर बैठना। सरिता जी बहुत खुश हुई। फिर कल्पना अपने मोहल्ले की बहुत सारी बातें बताने लगी कि कौन से पड़ोसी कैसे हैं, कौन से पड़ोसी कैसे हैं, यहाँ पर इसके एरिया में कितने मेरे फ्रेंड बन चुकी हैं, कितनों से मैं बात नहीं करती। कल्पना अपने मोहल्ले की बहुत सारी बातें अपनी सास से बताती रही कि किसकी किसकी सास साथ में रहती है, कितनी ऐसी औरतें हैं जो अपनी सास को अलग जगह पर रख दिया है, हस्बैंड वाइफ और बच्चों के साथ रह रही हैं, बस औरतों के रूप के हिसाब से, आचरण के हिसाब से। कल्पना भी अपनी सास से अपने आस पड़ोस की चुगली तो बोले या कि बोले की चर्चा बातें, अपने सास से बहुत सारी बातें की। कब का 2 घंटा निकल गया, दोनों सास बहू को पता ही नहीं चला। हंसने वाली बातें आती तो दोनों अपने पड़ोसियों की बातें कर कर हंसने भी लगती थी। कल्पना कभी किसी की हंसने वाली बात कहती तो अपनी सास को हाथ में ताली पे ताली देकर हंसने लगती। बिल्कुल दोनों को बहुत खुश मजा आ रहा था। कल्पना को तो लग ही नहीं रहा था कि मेरी सास है। वह तो अपनी सास के साथ सहेलियों जैसे या कि अपनी माँ जैसे बात कर करके बहुत खुश होती जा रही थी। यह है। सरिता जी को भी बहुत अच्छा लगा। आज सरिता जी अपने बहू के पास आते ही बहुत दिनों के बाद हंसी थी। उनके चेहरे पर मुस्कान आई थी। और जब शुभम घर के अंदर आया, दोनों सास बहू को हंसता हुआ देख उसका दिल भी गदगद हो गया। क्या चल रहा है दोनों सास बहू के बीच में? आते ही कुछ साजिश चल रही है क्या? अरे नहीं जी, कैसी बातें करते हैं, बस मैं तो माँ को अपने मोहल्ले की बातें बता रही थी। हाँ हाँ, आते ही माँ से बुराई करने लगी। किसी की बुराई ज्यादा मत कर देना, वरना किसी ने सुन लिया तो बुरा लगेगा। तो कल्पना ने कहा, कौन सा मेरी माँ, उनको बताने जा रही हैं, हमारी आपस की बातें हैं, हम चाहे ज्यादा बुराई कर ले या कम, क्यों माँ? फिर कहकर कल्पना जोर से हंसने लगी। सरिता जी के चेहरे पर भी मुस्कान थी। खाना तैयार ही था। कल्पना ने जल्दी से खाना लगा दिया। सब लोगों ने खाना खाया। फिर कल्पना अपने सास को उनके कमरे में व्यवस्थित सोने के लिए कह दिया। सरिता जी बहुत थकी हुई थीं। पेट भर भोजन करने के बाद उन्हें जल्दी ही नींद आ गई। इधर कल्पना अपने पति से पूछने लगी कि तुम यह बताओ, माँ जी आखिर उदास क्यों हैं? जब मैं देखी कि माँ जी चाय नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में गई, तो वह जरा सा भी आराम नहीं की। वह पता नहीं क्या सोच रही थी। उनकी आंखों में आंसू आने लगे। तो शुभम ने कहा, कल्पना बस इतना ध्यान रखो कि मेरी माँ ने आज तक कभी सुख नहीं देखा है। मेरी माँ की पिछली जिंदगी बहुत ही दर्दनाक गुजरी है।
बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि तुम मेरी माँ की आँखों में कभी आँसू मत आने देना। तुम माँ को इतना खुशियाँ दो कि माँ अपने पिछले गम को भूल जाए। कल्पना यह सब सुन रही थी, लेकिन शुभम ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। तो कल्पना के मन में उलझन थी। आखिर वह क्या बात है जिसकी वजह से माँ जी बात-बात पर रो देती हैं, भावुक हो जाती हैं। उसने सोच लिया था कि मैं माँ जी से सारी बातें जानकर ही रहूंगी। दूसरे दिन सुबह के चाय नाश्ते के बाद कल्पना ने शुभम के लिए टिफिन बनाया और शुभम ऑफिस चला गया। फिर दोनों सास बहू साथ में बैठकर खाना खाने बैठी। तो खाते खाते कल्पना ने अपने सास से बातें करना शुरू कर दिया। माँ जी, आज मैं घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लूंगी। उसके बाद मैं आपको अपना एल्बम दिखाऊंगी, अपने बचपन की फोटो दिखाऊंगी, अपने मम्मी पापा की फोटो दिखाऊंगी कि जब मैं छोटी थी तो वह लोग कैसे दिखते थे। हाँ बहू, जल्दी से मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं माँ जी, फिर आप मदद की बात करने लगी। सारा काम खत्म ही हो गया है। बस यही खाने का थोड़ा सा बर्तन बाकी है। जल्दी ही मैं आपको अपनी एल्बम दिखाऊंगी। मैंने तो सुबह ही सोच लिया था। फिर कल्पना अपने सारे काम खत्म करके अपनी सास के साथ बैठी, वह एल्बम लेकर आई। देखिए माँ जी, यह मेरे बचपन की एल्बम है। देखिए, मैं बचपन में कैसे गोलू मोलू सी मोटी सी हुआ करती थी। बहुत सारी फोटो दिखाई। सरिता जी बड़े ध्यान से देख रही थी। उन्हें फोटो देखते हुए अपने बचपन की याद आ गई। जब कल्पना ने कहा, देखिए यह मेरे भैया हैं। मेरे भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं। वह मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं, कल्पना तुम्हें कोई ससुराल में कमी तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं। लेकिन मैं कह देती हूँ, भैया मेरी चिंता मत करो। यह मेरा ससुराल नहीं, मेरा अपना घर है। यहाँ मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरी माँ, मेरी सास जो है मेरी माँ जैसी हैं। तो भैया कहते हैं तू हमेशा सुखी रह। यह बात सुनकर सरिता जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर कल्पना ने कहा, माँ जी, ऐसी कौन सी बात है जो आपके दिल में कांटे की तरह चुभ रही है? कहीं न कहीं आपको चुभ जाती है और आपकी आंखों में आंसू आ जाती है। क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझती? मेरे साथ अपना दुख नहीं बांट सकती? माँ जी, यदि इस लायक आप मुझे समझ रही हैं, तो कर लीजिए अपना दिल हल्का। मुझे बताइए अपने दिल की बात। मैंने किसी से सुना है कि दुख बांटने से हल्का हो जाता है। सरिता जी भावुक हो गई थी। उन्होंने कहा, बेटी, मैं भी बचपन में बहुत अपने माता-पिता की लाडली हुआ करती थी। मैं अपने 2 भाइयों में एक इकलौती बहन थी। दोनों भाई मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे बड़े भैया, वह तो मुझे बहुत ही। जब मेरी शादी होने वाली थी, तो मेरे ससुराल वालों ने 1 तोला सोना और 1 लाख रुपए दहेज के रूप में मांगे थे। साथ-साथ उन्होंने 1 बाइक भी मांगा था। शादी के दौरान मेरे माता-पिता ने सोने की चैन, बाइक तो ला दिया था, लेकिन 1 लाख रुपए की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से हो पाई। उसमें से मेरे मम्मी-पापा को 50,000 रुपए ही मिल पाए थे। 50,000 रुपए बाकी रह गए थे। जब मैं ससुराल आई, तो मेरे भैया ने कहा था कि सरिता, मैं बहुत ही जल्दी 50,000 रुपए की व्यवस्था कर दूँगी। तुम अपने ससुराल वालों को कह देना कि पैसे के लिए तुम्हें तकलीफ ना दें। ससुराल में आने के बाद सब कुछ ठीक था। मेरी सास ने मेरा अच्छे से स्वागत किया। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे और ये शुभम के पापा भी। पहले दिन तो मुझे बहुत अच्छे लगे। उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। लेकिन धीरे-धीरे 2-3 दिन बीता था। एक दिन रात को शुभम के पापा शराब पीकर आ गए। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, लड़खड़ाते गिरते पड़ते वह कमरे के अंदर आए। तीसरे दिन ही यह देखकर मैं चौंक गई। अरे! आप इतना दारू पीकर क्यों आए हैं? ये क्या हो गया आपको? तो शुभम के पापा कहने लगे, मेरे दोस्तों ने मेरी शादी की खुशी में पार्टी दी थी, इसीलिए मैंने पी लिया। वैसे भी मैं कभी पीता नहीं हूँ। ज़्यादा हल्ला मत करो, शोर-शराबा मत करो, नहीं तो मम्मी-पापा को पता चल जाएगा और वह सब समझ जाएँगे।
तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, शुभम के पापा पहली बार दोस्तों के साथ पार्टी कर लिए हैं, तो दोबारा सुबह समझा दूंगी तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। और ऐसा ही किया मैंने। दूसरे दिन समझा भी दिया, लेकिन फिर से शुभम के पापा दूसरे दिन शराब पीकर आ गए और मैंने फिर मना किया। तो दूसरे दिन वह मुझे डांट फटकार दिए, गाली देकर बोले, अबे चल, तू कौन होती है मुझे रोकने वाली। फिर तो तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी यही शुभम के पापा की अब रोज की दिनचर्या हो गई। रात को देर से आते और शराब पीकर आते। मैंने एक दिन कह दिया कि मैं बाबूजी से बता दूंगी, तो उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और मार पीट कर बोला, अगर तूने बाबूजी से कहा तो इतना समझ ले, इस घर में तेरे लिए कोई जगह ही नहीं होगी। और बड़ी आई मेरी बात बताने वाली, पहले तू अपने भाई से बात कर और मेरा 50,000 रुपए वापस ला, क्योंकि 1 लाख रुपए की बात हुई थी। अभी तक सिर्फ 50,000 रुपए मिले हैं। अगर 50,000 रुपए नहीं मिले तो देख मैं तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। यह कहकर उन्होंने अपनी बेल्ट उतार कर मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर कमरे से बाहर चली गई। रात भर किचन में सोती रही। दूसरे दिन सुबह ही मैं सास ससुर से उठने पर सारी बात बता दी। उधर शुभम के पापा सो रहे थे और जब वह सोकर उठे तो उनकी माँ ने मुंह फुलाते हुए कहा, देख लिया तेरी पत्नी की हालात, शादी को 15 दिन भी नहीं हुए कि पति की कंप्लेन करने लगी। आज सास से कर रही है, कल मोहल्ले वालों से करेगी। धीरे धीरे मेरे बेटे को बदनाम करके रख देगी। यह सुन शुभम के पापा और गुस्से में आ गए। वह फिर से मुझे मारना शुरू कर दिए और वही सास खड़ी देखती रह गई। उसने कुछ नहीं किया। वह मार पीट कर फिर से बाहर चले गए। तो मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मार खाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर के काम करूं। तो मेरी सास मेरे कमरे में जाकर मेरा बाल पकड़कर घसीटते हुए लाई और बोली, महारानी यहाँ सोने आई है, पूरे दहेज के पैसे तो लाई नहीं है, ऊपर से रानी की तरह घर पर सोती है, सारे घर के काम कर। मैंने कहा, मैं कोई काम नहीं करूंगी, मैं अपने भैया को बुलाकर यह सारी हरकतें बता दूंगी। मेरे भैया पुलिस में नौकरी करते हैं, वह सबको देख लेंगे। इतना सुनकर मेरी सास और मेरी ननद ने मुझ पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। पुलिस की नौकरी की धौंस देती है, मुझे बताने आई है कि तेरा भाई पुलिस में है। मेरी ननद ने पकड़ लिया था और सास मुझे मार रही थी। मेरे छुड़ाने पर भी दोनों नहीं छोड़ रहे थे। मैं चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन वह दोनों बेरहमी से मुझे पीटते रहे। ऐसा ही समय चलता रहा। एक दिन मेरे ससुर परेशान होकर मेरे भैया को सब चिट्ठी लिखकर भेज दिए कि इस तरह से तुम्हारी बहन की मेरे घर पे हालात है। मेरे घर पर इंसान नहीं, जानवर बसते हैं। जब मेरे भैया को यह पता लगा तो मेरे भैया तुरंत ही अपने साथ कुछ पुलिस को लेकर मेरे घर पहुंच गए। वह आकर देखे मेरे शरीर में जगह जगह जख्म के निशान थे। मैं अपने भैया को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। जो पुराने घाव थे वह थोड़े सूख गए थे, जो नए घाव थे वह अभी भी हरे थे। किसी में पानी बह रहा था तो कोई घाव पक गया था, क्योंकि अब मेरी सास कभी तो मेरे हाथों को जला देती थी, कभी चिमटे से मारती तो कभी करछी से। वह यह नहीं देखती थी कि कहाँ इसके हाथ पैर में गहरी चोट लग जाएगी। मेरे सिर पर भी कुछ ऐसे निशान थे जो अभी अभी ताजे भी थे। मेरे भैया ने जब पूछा तो मैंने सारी बात बता दी कि भैया, यह वही 50,000 रुपए के लिए सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो मेरा बयान आए हुए पुलिस वालों ने लिख लिया और फिर मेरी सास और मेरे पति को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही पुलिस मेरे ससुर की तरफ बढ़ी तो मैंने रोक दिया। ससुर की तरफ मत बढ़ो, वही हैं जो मुझे बचाते रहे, वरना आज इतने दिनों में तो यह मुझे मार ही डाले होते। ससुर मुझे बचाते रहे, इसीलिए आज आपकी बहन घायलों के रूप में भी बची है। तब भैया ने भी कहा,
हाँ, यही वही इंसान हैं जिन्होंने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि इस घर में तुम्हारी बहन की बहुत बुरी हालात है, वरना मुझे तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए ससुर को छोड़ दिए। मेरे बूढ़े ससुर हाथ जोड़कर कहने लगे, बहू, मुझसे जो भी गलती हो गई माफ कर दे। मेरा बेटा शराबी था, मैंने तुझे नहीं बताया। यह सोचकर कि तेरे जैसी संस्कारी बहू घर में आएगी तो बेटा सुधर जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह हैवान कभी नहीं सुधरने वाला। इसे इसके कर्मों की सजा मिली, मुझे कोई तकलीफ नहीं। बस मैंने तुझे सच नहीं बताया, इसका बहुत अफसोस है मुझे। हो सके तो मुझे माफ कर देना। कुछ ही महीने के बाद शुभम मेरी जिंदगी में आया। मैंने उसे अपने जीवन का सहारा माना। कड़ी मेहनत करके उसे पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज शुभम मुंबई में एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा है। बस बहू, अब मुझे इससे ज्यादा चाहिए ही क्या। सरिता की आंखों में आंसू देख कल्पना भी रोने लगी थी। वह अपनी सास के इतने दर्दनाक बातें सुनकर बिल्कुल डर सहम सी गई थी। माँ जी, आपने इतना सब कुछ सहा है, फिर भी आपने इतनी हिम्मत करके अपने बेटे को इतनी अच्छी परवरिश दी, इतनी अच्छी नौकरी मिली। आज शुभम तो मुझे कभी डांटते भी नहीं हैं, ना तो कभी गाली देते। इतने अच्छे संस्कार, खानदान में इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने तो बहुत बड़ी मिसाल कायम की है। माँ जी, आप धन्य हैं। बस माँ जी, अब आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं आने चाहिए। आपके दुख के दिन गए। मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ। आपको अब कभी दुखी नहीं देखना चाहती और शुभम भी यही चाहते हैं कि आप पिछले दिनों को भुलाकर बस हमारे साथ खुशी से रहिए। यह कहकर कल्पना अपने सास के गले लग गई। आंसू पोंछकर कहने लगी, माँ जी, अब हम दोनों के हंसने के दिन हैं, रोने के नहीं। आज सरिता जी भी अपने मन की बात अपनी बहू से कहकर बहुत हल्का महसूस कर रही थी। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं से खत्म होती है। चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।